की बात करेंगे। बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें या फिर हमारे भारत देश की बात करें तो वी आर डेवलपिंग, हम फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, हम डेवलपिंग के अंदर है। तो बहुत बार आपने भी ये सुना होगा कि जो फर्स्ट क्वालिटी वाला मटेरियल होता है, चाहे फ्रूट्स की बात करेंगे या और कोई चीज, वो बाहर, भारत के बाहर सबसे पहले भेजी जाती है, फर्स्ट क्वालिटी। तो क्या ये मानना उतना लॉजिकली ठीक है कि हम सबसे सुपीरियर खाना खा रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन वाला जो सेक्टर है वो मार्केट में सबसे बड़ा मिसिंग लिंक। और न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर जाने के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक तो मैग्नीशियम मैग्नेटिज्म थेरेपी से जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो तो हमारे बॉडी को अलाइन करने का काम करती है एक्सटर्नली। तो सागर सर का ये भी मानना था कि एक्सटर्नली तो हमने बहुत अच्छा काम किया ही है, बट क्या हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे हर पेशी को, हर सेल को उतनी ताजगी दे जितना हम चाहते हैं? तो उनके ये सोच के साथ हमारे भी फ्रीक्वेंसी मैच हुई और हमने कोलैबोरेट किया है, और आज ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ईबाटोरियम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है ईबाटोरियम हिबारेज मोर पावर। देख सकते हैं इस तरीके से वो दिखेगा। तो देखिए जो सॉल्यूशन हमने निकाला है इस न्यूट्रिशन का, वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई देगा। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो न्यूट्रिशन के अंदर तो बहुत सारी चीजें हमने बताई है, इसेंशियल थिंग्स बताई हैं, अमीनो एसिड्स बताए हैं, विटामिन बताए हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बताए हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। तो क्या ये संभव है कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये सारी खूबियां हैं? तो उसी को जानने के लिए ये प्रेजेंटेशन आपके सामने उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पूरा शरीर है वो शरीर 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑर्गेनल ये काम करेगा, वो बहुत माइनर चीज हो जाएगी, उसको समझाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको काफी हार्ड जाएगा। तो इसलिए जनरलाइज्ड हम बात करेंगे, मोटा मोटी जो चीज समझ में है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पूरा शरीर जो बनता है वो 11 अलग अलग प्रणालियों से बनता है, 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है। तभी ये सर के ऊपर का जो है वो पहली सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो फर्स्ट यहाँ पे हमने दी है। तो हिंदी में दिया परिसंचरण प्रणाली, माने रक्त अभिसरण जिसे हम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर होता है, वो जो ब्रेन से लेके फुट तक हर हिस्से के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन डाइजेस्टिव है। तो ये अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ये सब प्रणालियों को अगर इकट्ठा कर दे तभी पूरा शरीर बनता है। अगर ये 11 सिस्टम्स में से कोई एक सिस्टम के अंदर भी अगर बिगाड़ आ जाए, वो ठीक से काम ना करे, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर पैदा हो जाए, तो दूसरे सिस्टम्स को वो खराब करने का काम, 100% दूसरी सिस्टम खराब हो जाए। कल हमने सर्कुलेशन के बारे में बात की थी कि उसके अंदर अगर दिक्कत है तो क्या क्या होगा। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में, दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सर्कुलेशन के अंदर अगर दिक्कत आ जाएगी तो क्या क्या हो सकता है। ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है हमारे शरीर के अंदर जो हर सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। हम जो भी चीज खाते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है, डाइजेशन के अंदर जाता है, वहां पे कैटाबॉलिज्म होगा, फिर एनाबॉलिज्म होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी बनाई जाएगी और ब्लड के द्वारा ही शरीर के हर सेल को देने का काम करेगी। क्योंकि ब्लड कैपिलरीज इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि वो हर सेल के पास जा सकती। इसीलिए कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है, आईसीयू में है या ना आईसीयू में है, तो उसको हर चीज ब्लड के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? उनको खाना खाने से दी नहीं जाती, उनको मेडिसिन भी ब्लड के द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि हर सेल के पास हर चीज को लेकर जाने का काम ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, बाकी और कोई चीज नहीं कर सकती। तो देखिए सर्कुलेशन के अंदर अगर दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सर्कुलेशन के बारे में आप सब लोग बहुत ज्यादा जानते हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्लड अगर थिक है, गाढ़ा है, जो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, वैसे वैसे वो उस तरीके से काम करने लगता है, गाढ़ा बनता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी को शो करता है, एसिडिक कंडीशन को शो करता है। तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। ब्लड अगर जा रहा है तो ब्लड के साथ बाय डिफॉल्ट हीमोग्लोबिन होता है, फेरस होते हैं, दैट इज आयरन, और ऑक्सीजन होता है। तो ये सब चीज अगर घूमने लगे या फिर उनका सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना हो तो क्या होगा। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना हुआ तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। रेस्पिरेशन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो एटीपी का सिंथेसिस कम होगा। एटीपी का सिंथेसिस कम होगा तो वो अफेक्ट करेगा मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये जो चीजें है ना, ये 100% एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर को अच्छी तरीके से स्वस्थ रखना,
तो हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं ये 11 सिस्टम्स की, कि हमारी ये 11 सिस्टम्स अच्छी तरीके से वर्किंग करे। अगर ये अच्छी तरीके से वर्किंग हो तो ही हमारा शरीर अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, तो हम ये एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो आपके 11 के 11 सिस्टम्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही छोटे मोटे अगर उसके अंदर बिगाड़ दिए दिखते हैं तो उसको भी ओवरकम करने का काम करेगा, रिवर्ट करने का काम करेगा। बाय डिफॉल्ट काम तो करता ही है, बट जैसे स्टार हैश कहते हैं ना, स्टार दैट इज कंडीशन अप्लाई, वो भी हम बात करेंगे कि कहां कहां से ये चीजें हो सकती है। बट जनरलाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर रिस्टोरेशन का काम करेगा और साथ ही प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। क्योंकि खुद ये मेरा मानना है या फिर हमारी पूरी जो टीम है उनका मानना है, जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना ये कभी भी और किसी भी तरीके से स्वस्थ स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। जिंदगी भर या फिर मरते दम तक दवाइयों का सेवन करना ये कभी भी अच्छी स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। और ये हम मानते हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ जो आपके शरीर को बहुत सही तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसे हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं, इसे हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। हमारे पास आयुष सर्टिफिकेट है। आयुष का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, बट हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, हम फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा मैग्नेटिज्म एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, उसी तरीके से ये नॉन स्पेसिफिक नॉन बायोलॉजिकल एक कंटेंट है जो आपके बॉडी के अंदर एज लाइक मेडिसिन के तहत काम करेगा। ठीक है, और इसीलिए इसे कुछ नाम दिए गए हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर। जो सबसे पहला नाम है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिशन तो बॉडी को दे ही रहा है, बट उसका काम किस तरीके से हो रहा है, एज अ फार्मास्यूटिकल। और इसीलिए इसका फिर से दूसरा नामकरण हुआ, वो है फार्मा फूड। खाना तो हम खा रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं वो खाने की ही है, बट वो काम फार्मेसी के जैसा कर रही है, मतलब मेडिसिन के जैसा कर रही है। तो ये मेडिसिन नहीं है। अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग, केसर, कोकोनट, गन्ना, शहद, ये सब चीजें जो है ये मेडिसिन नहीं है, बट इनके अंदर जो एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हमने चुना, जिनको निकाला और इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया, वो काम करती हैं एज अ मेडिसिन। इसीलिए इसे फार्मा फूड भी कहा जा सकता। तो इसके भी फीचर्स देखेंगे क्या क्या है। ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, दैट इज ई-बायोटिरियम इबारिस मोर पावर। इसके फीचर्स देखेंगे हम किस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो सबसे पहला फीचर जो इसका है, दैट इज इट सर्व्स एज अ एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तहत काम करता है। अभी आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को समझने के पहले हमें ये पता करना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली लगते क्यों हैं, उसके क्या काम, वो लगते क्यों हैं, तो फिर पता चलेगा उसका काम क्या है। तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर हम थोड़ा सा उसको कट करेंगे तो ये पता चलेगा। एंटी माने ऑपोज करना, प्रोटेक्ट करना, रोकना। किसे? ऑक्सीडेंट माने ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटीऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेशन ये एक प्रोसेस है, ये एक रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन को कहने के बजाय जो मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो जहां जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होती है, वहां वहां पे हमें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से। प्रेजेंटेशन के अंदर शायद वो चीज नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझने का प्रयास करिए। ऑक्सीडेशन पहले देखते हैं क्या है। जो पहली इमेज आपको दिख रही है, दैट इज अ कार। तो वो खराब हो चुकी है, रस्ट हो चुकी है, गल गई है। उसके रीजन क्या है? वो बनी है मेटल से, आयरन से, लोह से। उसको रस्ट करने के लिए क्या क्या कारणीभूत है? पानी और ऑक्सीजन। ये तीनों का अगर संगम हो जाएगा तो वहां पे चीज खराब होनी ही है। और इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले हमने ये कहा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, या फिर ऑक्सीजन के सिवा तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो है ही। ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड के अंदर आयरन है और हीमोग्लोबिन। एक ऑक्सीजन है, दो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को पकड़े हुए, और ये दो हीमोग्लोबिन को ऊपर से दो और नीचे से दो, चार फेरस आयन है, दैट इज आयन।
लोह जिसे हम कहते हैं। तो 4 लोह जकड़ के रखते हैं 2 हीमोग्लोबिन को, और 2 हीमोग्लोबिन जकड़ के रखते हैं 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो इतना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कि उसको 2 अलग अलग प्रोटेक्शन के साथ पूरे बॉडी के अंदर उसको घुमाया जाता है। तो रस्टिंग करने के लिए, गलाने के लिए 3 चीजें कारणीभूत है। एक तो लोह का प्रेजेंस, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा पानी। तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, आप सभी लोगों को पता है। ऑक्सीजन के सिवा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और आयरन हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे हम हड्डियों की बात करें, चाहे हम मसल्स की बात करें, चाहे न्यूरोलॉजिकल की बात करें, चाहे और भी चीजें हैं। धीरे धीरे आने वाले सेशन के अंदर हम और डीपली इसके बारे में बातचीत करते जाएंगे। तो ये 3 चीजें हो रहने के बाद रस्टिंग होता है, तो हमारा शरीर भी अंदर से इसी तरीके से सड़ रहा है, गल रहा है, रस्ट हो रहा है। तो इसे किस तरीके से बचा जा सकता है? एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसे बचा पाना मुश्किल है, नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो धीरे धीरे उसके ऊपर के छिलके निकाल देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी तरीके से होगा। अब तक नहीं हुआ है, इसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एकमात्र रीजन है कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा शरीर तो बनाता ही है, बट उतनी मात्रा में नहीं बना पाता जितनी मात्रा में हमें लगता है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद जो चीज मिलती है, जो नुकसान पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ऑक्सीजन की ही कुछ ऐसी स्पेसीज है, 8 स्पेसीज बनती हैं ऑक्सीजन की, जो हमें डैमेज करने का काम करती है, और उन 8 ही स्पेसीज को हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं। O-, OH-, OH3। तो इसके अलग अलग 8 है, आने वाले सेशन में हम उसके अंदर भी ज्यादा बात करेंगे। तो देखिए, एक तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद जो फ्री रेडिकल्स जिसे हम मुक्त कण कहते हैं, वो ल्यूटेरॉन की तरह होते हैं, जो कहीं पर भी जाके परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहते हैं, जो हर तरीके के केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनका काम हो या उनका काम ना हो, बट रिएक्शन के अंदर अगर वो चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। ठीक है ना? जैसे नेगेटिव पीपल, जैसा आदरणीय डॉक्टर अनिल सर ने इस प्रेजेंटेशन को शुरू होने से पहले जो क्लिप चलाई थी हमारे सरश्रिंग की, तो उन्होंने कहा था कि नेगेटिव पीपल को हम हमारे सर्कल से बाहर अच्छी तरीके से निकाल देते हैं। क्या करेंगे नेगेटिव पीपल आने के बाद? कहीं ना कहीं हमें डैमेज करने का ही काम करते हैं। एग्जैक्टली फ्री रेडिकल्स वही काम करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बिना बुलाए वो आते हैं, उनको पता चला कि रिएक्शन चल रही है, तो उनका पार्टिसिपेशन होता है और उस रिएक्शन को वो खराब करते हैं। तो दैट इज हाईली अनस्टेबल, तो उन्हें स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल किस तरीके से किया जाएगा? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, या तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके वो उसे हम स्टेबल करेंगे। 2 या 8, 1 है या 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो हाईली अनस्टेबल है। जितने कम कम होते जाएंगे उतना उसका सेवेरिटी ज्यादा हो, उतना वो डेंजर ज्यादा बनेगा। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे एक स्टेबल है, लास्ट ऑर्बिट में 8 है, 1 इलेक्ट्रॉन गलती से चला गया। अभी ये चला गया है, तो इसके लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हमारा खाना पीना सही नहीं है, हमारे सोने का समय सही नहीं है, हमारा खाने पीने का टाइमिंग भी सही नहीं है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस एटमोस्फेयर के अंदर हम रहते हैं वो कारणीभूत है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी निकल जाते हैं। रिएक्शन के अंदर तो होते ही हैं, बट एक्सटर्नल चीजें भी बहुत ज्यादा कारणीभूत है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स को जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाने का काम करती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया है कि दैट इज अ स्टोलन इलेक्ट्रॉन। स्टोलन इलेक्ट्रॉन चुराया गया। इलेक्ट्रॉन तब चुराया जाएगा जब आपके शरीर के अंदर का हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा। और अंदर के हिस्से क्यों काम नहीं करेंगे ठीक से? ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ठीक से काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी अच्छी देखभाल करो। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन चुराया गया, तो अभी ये बन गया फ्री रेडिकल, यानी अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जाके मारने का काम करेगा, बिकॉज अभी ये लुटेरा बन चुका है, ये लूटने का ही काम करेगा, कहीं कभी जाएगा उसे लूटेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट के पास 2, 4, 8 ऐसे नहीं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्री रेडिकल को देंगे। इसको अभी कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन गया ना, इसको 1 देगा,
कोई ऐसा फ्री रेडिकल हो सकता है जिसको 2 चाहिए तो ये 2 देगा। कोई 4 वाला हो सकता है तो दूसरे 4 वाले को एक साथ मिला के कॉमनली काम करेंगे। बेस्ट एग्जांपल इज NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। सोडियम के पास भी 4 है, क्लोरीन के पास भी 4 है, दोनों भी हाईली टॉक्सिक है। सोडियम को भी अगर किसी ने खा लिया, जो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, अगर उस मॉलिक्यूल को किसी ने खा लिया मर जाएगा। क्लोरीन जो भी बॉडी के अंदर अगर चला गया तो भी आदमी मर जाता है। बट ये 4 और ये 4 जब एक साथ आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये 4 इसके शेयर करेगा, ये 4 इसके शेयर करेगा, और कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। और नमक हमारे जिंदगी में बहुत काम करता है, सोडियम भी बॉडी के अंदर काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो फ्री रेडिकल्स रहते हैं ना, फ्री रेडिकल्स रहते हैं, जब अनस्टेबल रहते हैं तो हाईली रिएक्टिव रहते हैं, नुकसान ही करेंगे। और जब उनकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी ना, जब वो स्टेबल होंगे, तब उनके काम अच्छे होंगे। समझ रहे हैं आप? तो फ्री रेडिकल्स बहुत डेंजरस है, और उनको अच्छी तरीके से उनको स्कैवेंज करने के लिए, उनको मारने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए, बॉडी के बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के सिवा दूसरा कोई और काम नहीं कर सकता। तो ये भी कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने बहुत अच्छी बात की है एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट की शो करते हैं। ऑलमोस्ट 30+ इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट, दोज आर शोइंग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे दिए हैं आपको, जो देखकर आप भी समझ पाओ कि हाँ ये हमने देखा है। अदरक, खजूर, कोकोनट, मखाना, बादाम और दालचीनी। कमरकस भी है, बीजबंद भी है, गोंद भी है, गन्ने का जूस भी है, इसके अंदर हमने यूज किया हुआ है, शहद है। तो ये बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो होती है। तो आप देखिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए तो हर कोई अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं, विटामिन सी रिलेटेड खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं, उनके अंदर भी पाया जाता है, ऑरेंजेस खाते हैं, आंवला खाते हैं। तो हर एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल अलग अलग है। तो मैं तो यहाँ बता रहा हूँ आपको 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, तो ये किस तरीके से काम करें, ओवरलैप तो नहीं करेंगे एक दूसरे को। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक दूसरे का काम बढ़ाने का करते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम ब्रेन रिलेटेड बात करेंगे ना, तो वहां पे ये कोरिलेशन करेंगे हम। तो ई बैक्टीरियम के अंदर जो ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, उनके अंदर ये सारी खूबियां हैं। देखते हैं दूसरा फीचर क्या है, दैट इज गुड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि हमारा खुद का शरीर हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के लिए एक आतंकवादी बनता है, बैक्टीरिया के जैसा काम करने लगता है। एज ए फॉरेन पार्टिकल हमारा इम्यून सिस्टम उसको ट्रीट करता है। होना क्या चाहिए, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर आता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको फाइट करनी चाहिए, उसको बॉडी के बाहर निकालनी चाहिए, जो आमतौर पर हमारी सिस्टम करती है। इसीलिए हम हमेशा बीमार नहीं रहते। सीजनल बीमारियां आती हैं, वो चीज अलग है, फिर से हमारी सिस्टम इम्यून सिस्टम अच्छे काम करने लगते हैं तो वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो एटॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा शरीर ही एज अ बैक्टीरिया के तहत हमारा इम्यून सिस्टम उसको देखता है। तो जिसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको ही मारने का काम, उसको ही डैमेज करने का काम किया जाता है। इसलिए इसे नाम दिया है एटो इम्यून डिसऑर्डर। एटोमेटिक इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाले डिसऑर्डर, दैट इज एटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये बहुत लंबी कहानी है एटो इम्यून सिस्टम की। लगभग 400 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। और ये बताते हुए मुझे हैरानी भी होती है कि आज लगभग 90% से भी ज्यादा जो डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स है वो एटोमिक डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। दैट इज, जो अभी हमने बात की, गलत लाइफस्टाइल, जो हमें लाइफस्टाइल चेंज हुई है। रात को 10 बजे सोना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। रात को 11 से लेकर रात के 2 बजे तक ये जो समय होता है, बेस्ट समय होता है हमारे ब्रेन को हील होने के लिए। कितना हमारा खुद का शरीर ही हमें बहुत तंदुरुस्त रखता है ना। तो ये कब होगा, जब हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स, एंजाइम्स उस तरीके से बने जो हमारी बॉडी को अच्छा काम करने के लिए शुरू करेंगे। करेक्ट। वो अच्छे कब बनेंगे, जब हम उनको बनने के लिए जो समय लगता है वो हम दें। चाय बनने के लिए 10 मिनट का समय लगेगा और हम 1 मिनट के अंदर चाय बनाएंगे, तो क्या वो चाय पीने के लायक होगी? लाल तो दिखेगी, चाय के जैसा दिखेगी, बट क्या उसके अंदर वो क्वालिटी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो चीज है, अगर हम उसको सही समय दें तो वो अच्छे हील हो पाएगा।
अब हमने समय तो सही दिया, हमने 10 मिनट तो चाय के लिए रखा, बट उसके अंदर हमने चाय की पत्ते भी नहीं डाली, हमने पानी भी नहीं डाला, हमने दूध भी नहीं डाला, तो क्या चाय बनेगी? नहीं। तो हीलिंग प्रोसेस के लिए लगने वाले जो टूल्स हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी देना उतना ही जरूरी है। और उसे समझने के लिए ही आज का प्रेजेंटेशन आपके साथ। तो वो नहीं मिल पा रहा, इसीलिए एटम डिसऑर्डर्स हमें होने लगे। तो 400 से भी ज्यादा है एटम डिसऑर्डर्स। देखते हैं कुछ हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। ये एक जॉइंट सेल मायोकार्डिटिस एक ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला जो हार्ट है वो नॉर्मल हार्ट है, राइट वाला हार्ट जो बिगर हमने बताया है, एक्चुअली दिखाया क्योंकि समझ में आए, तो वो जो बड़ा है वो एबनॉर्मल है, उसके अंदर एक डिसीज दिया गया है, दैट इज जॉइंट सेल मायोकार्डिटिस। देखते हैं ये एक्चुअली क्या है। तो आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया है ना, मेरा कर्सर घूम रहा है शायद, यस यस, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे बहुत छोटा है, इसको ये वाले हिस्से को बड़ा करके दिखाया है, तो ये इतना डेंस है, इतना मोटा है, जो हमारे हार्ट के अंदर काम कर रहा है। क्या काम करता है वो वॉल, उसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे। तो देखिए ये जो डिसीज है ये क्या होगा, तो ये जो वॉल है ना, ये वाला जो बड़ा हिस्सा है वो कम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इतना बड़ा था वो अभी बहुत छोटा हुआ। तो हार्ट की पंपिंग रेट कम होगा, हार्ट की जो भी समस्या है वो दिखने लगेगी हमें। तो ये एक एटो डिसऑर्डर। तो इस और जितने भी तरीकों के एटो इम्यून डिसऑर्डर्स आज के डेट पे प्रेजेंट है,